ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका ओसीएम के अंदर हमने बैंकिंग देखा और हमने देखा कि जो बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म होता है वो डिफरेंट बैंक्स करती है और इंडिया के अंदर बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के नाते बैंक जो अपना वर्क परफॉर्म करती है, सारी बैंक प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं चलती है। तो बैंकिंग फंक्शन होता तो यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिटिंग ग्रांटिंग लोन्स, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। हर कोई बैंक सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं चलती है। कुछ बैंक ऐसी होती है जो डेवलपमेंट के लिए होती है, कुछ बैंक ऐसी होती है जो वेलफेयर के लिए चलती है, कुछ बैंक ऐसे होती है जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को डेवलप करने के लिए होती है। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है बैंक को, एज अ बैंक को, लेकिन हर बैंक का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। तो इसलिए हमने देखा दो टाइप की बैंक्स देखी, कमर्शियल बैंक और दूसरा देखा हमने सेंट्रल बैंक। आज एक नई बैंक देखने जा रहे हैं, वो है डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में मुझे कोई बता पाएगा? किसको मालूम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन सी होती है? हाँ, ओके। ओके ओके ठीक है, बिल्कुल बराबर है। दो मिनट ध्यान दो। जब भी कोई न्यू इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को, न्यू इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल, कौन सा? मीडियम टर्म एंड, अच्छा मीडियम टर्म समीक्षा कौन से पर्पस के लिए दिया जाता है? हाँ, नहीं वाकई नहीं है। मीडियम टर्म कैपिटल फॉर एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस किस लिए होता है? और लॉन्ग टर्म कैपिटल फिक्स एसेट के लिए। तो जब मीडियम टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल स्मॉल इंडस्ट्रीज को, न्यू इंडस्ट्रीज को कोई बैंक परफॉर्म करती है, प्रोवाइड करती है लोन्स, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है? इंडस्ट्रीज का डेवलप करना, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली मेन बेस है, प्राइमरी है, फैक्टर है बिजनेस के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस की चेन शुरू इंडस्ट्री से होती है। तो इंडस्ट्रीज, अगर हमें, जैसे अभी मोदी जी एक मिशन चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, अब आत्मनिर्भर भारत के लिए इंडस्ट्रीज का डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी भारत बनेगा जब हम अपनी खुद की पूर्ति खुद पर कर पाएंगे। आज हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि देश हर सेक्टर में सक्षम नहीं है कि हम लोग डेवलपमेंट कर पाए। तो इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो बैंक होती है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को, जो न्यू इंडस्ट्रीज बनती है, उनको इनिशियल स्टेज में फाइनेंस की रिक्वायर्ड होती है, तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको प्रोवाइड करती है। और ऐसी बैंक्स जो है वो अंडर द गवर्नमेंट चलती है। अंडर गवर्नमेंट ने क्या, इसमें कुछ पैसा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का लगा होता है और कुछ पैसा प्राइवेट एसोसिएशन का लगा होता है, ताकि स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को फंड्स प्रोवाइड हो एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे देखो फाइनेंस एक पिलर है बिजनेस के लिए, बराबर कि नहीं? एक मेन फैक्टर है, सेंटर ऑफ द डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि सारे डिसीजन बिजनेस के अंदर फाइनेंस को देखते हुए रखते हैं। आज कोई भी व्यापारी बोलो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, अगर सारी डिसीजन लेता है बिजनेस के अंदर, जो भी फैक्टर को हेर बदल करता है, वो सेंटर में फाइनेंस को रखता है, पैसे को ही रखते हुए हम लोग बाकी डिसीजन लेते हैं। तो फाइनेंस प्रोवाइडिंग ना, फाइनेंस को मिलना स्मॉल इंडस्ट्रीज को बहुत जरूरी है, आइदर वो सर्वाइव और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये ऐसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो होती है वो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल, जिससे स्मॉल इंडस्ट्रीज अपना एसेट परचेस करे, अपना कन्वीनियंटली अपना इंडस्ट्री एक्टिविटी परफॉर्म करे, उसके लिए
ये फंड्स प्रोवाइड करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और ऐसे एग्जाम्पल आपने बताया मेरे को, IFCI है, SFC है, IDBI बिल्कुल बराबर है। तो ऐसी बैंक्स को हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्लियर पिक्चर? फिर नेक्स्ट टाइप के है वो कोऑपरेटिव बैंक है। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना ही है, जो फीलिंग ऑफ कॉपरेशन की बेस पे चलती है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं। जब भी कोई ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल एसोसिएट होते हैं जिनका मेन मोटिव एक बैंकिंग फंक्शन चलाना है, लेकिन उस बैंकिंग फंक्शन के अंदर उनका मेन मोटिव कमाना नहीं है, वो फीलिंग ऑफ कॉपरेशन की बेसिस पर आए हैं, वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस को लोन देने आए हैं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो वीकर सेक्शन को डेवलप करने आए हैं, बैकवर्ड एरिया को अपग्रेड करने आए हैं, है ना, रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए आए हैं, ऐसी बैंक्स को हमने नाम दिया है कोऑपरेटिव बैंक, जो फीलिंग ऑफ कॉपरेशन के प्रिंसिपल पर चलती है, सहयोग करने की भावना चलती है। इनका मेन मोटिव कमाना नहीं है, लेकिन कमाई होती है, लेकिन कमाई फिर ये किसके लिए यूज करते हैं, वापस अपने बैंक के डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, ताकि ऐसी बैंक्स फल फूलती रहे। क्योंकि अगर ऐसी बैंक नहीं रही तो कमर्शियल बैंक अपनी मन मर्जी से कितना भी आड़ा तेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगी। आज ऐसी बैंक है, इसलिए स्मॉल बिजनेस को रूरल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसी बैंक्स बनाई गई है। अब अपने आप देखो, हर रूरल एरिया के अंदर, स्लम एरिया के अंदर आपको कोऑपरेटिव बैंक मिलेगी ही मिलेगी। सिंधी कैंप एक स्लम एरिया है, आपको पता है? हाँ, भले अलग बात है कि यहाँ पे कोई स्लम्स घर नहीं है, लेकिन काउंटिंग इसमें आती है हमारी। तो स्लम एरिया के अंदर भी सिंधु कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसे हर कोई अपनी अपनी कम्युनिटी कोऑपरेटिव बैंक खोल के चलाती है, ताकि जो वीकर एरिया है, जो गरीब लोग हैं, हर एक कम्युनिटी के अंदर एक गरीब स्केल होती है, गरीब लाइन होती है, मतलब कुछ लोगों की, जहां पे वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या एम्प्लॉयड होते हैं, तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे करना, तो उनके लिए उनको बिजनेस खोल करना, और बिजनेस को लगता है पैसा, तो ये ऐसी बैंक उनको फंड्स प्रोवाइड करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिससे क्या होगा, जिससे वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट होगा, गरीब जो गरीब एरिया है वो उनको डेवलपमेंट होगा। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए कोऑपरेटिव बैंक फीलिंग ऑफ कॉपरेशन क्या है। और ऐसी कोई बैंक में जो कोऑपरेटिव बैंक बनती है वो रजिस्टर होती है अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट, और गवर्नमेंट ऐसे बैंक्स को टैक्स में कंसेशन भी देता है। पूछो क्यों? क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए, ये लोग कर रहे हैं ना, प्राइवेट बॉडी कर रही है, ग्रुप ऑफ पीपल्स कर रहे हैं, तो उन लोगों को फिर उस बैंकिंग में अगर प्रॉफिट भी होता है तो उनको टैक्स में काफी कंसेशन होता है, और ये फीलिंग ऑफ कॉपरेशन के बेस पर इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। क्लियर पिक्चर? यानी ऐसी बैंक दो किस्म चलती है, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के रजिस्टर होती है, और आरबीआई की गाइडलाइन से चलती है, यानी दो एक्ट के अंदर उनको रजिस्टर होना पड़ता है। अब कोऑपरेटिव बैंक जो है उसकी भी तीन टाइप है, कोऑपरेटिव बैंक के भी तीन टाइप है। पहला आता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। अब प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी किसको बोलते, सुनो, जब भी कोई छोटा गांव या टाउन में, अब टाउन और सिटी में फर्क है, टाउन थोड़ा छोटा होता है सिटी से, और मेट्रो सिटी उससे बड़ी होती है। पहले आता है विलेज, फिर टाउन, फिर सिटी, फिर मेट्रो सिटी, बराबर कि नहीं? ऐसे लेवल अप किया गया है हमारी एरिया वाइज एरिया को, इंडिया के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। तो जब भी कोई विलेज लेवल पे या टाउन लेवल पे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली जाती है, और वो उस गरीब एरिया के अंदर, जो स्लम एरिया है, जो स्मॉल एरिया है, उसके अंदर वो रूरल एरिया को वो फंड्स प्रोवाइड करती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिनका मेन मोटिव कमाना नहीं है, जिनका मेन मोटिव यही है कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करना। क्या करना? सेल्फ एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं भाई? अपना खुद का रोजगार खोल देना। देखो जैसे एग्जाम्पल बताऊं क्या, आप देखो, एक बात मैंने केजरीवाल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट से देखी, हम आज कोई भी गवर्नमेंट जो आ रही है वो हमको एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस दे रही है। हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही एंटरप्रेन्योरशिप बनती है एक्चुअली। तो आप देखो दिल्ली गवर्नमेंट बार बार बेचारी बोलती है कि हम लोग रोजगार नहीं देने वाले हैं, हम लोग
इस तरीके से बिजनेस का क्लास बनाने वाले हैं कि हम बाहर वालों को रोजगार दे। देखो हमारी इंडिया की मेंटलिटी और बाहर की मेंटलिटी में यही तो अंतर है। हम लोग रोजगार के पीछे पड़े, जॉब्स के पीछे पड़े, लेकिन बाहर की कंट्री इस तरीके से बिजनेस को फ्रेमवर्क करती है कि हम रोजगार नहीं, हम रोजगार देने वाले बने, लेने वाले नहीं। और आप देखो बाहर की फॉरेन कंपनीज आप देखोगे तो वहां पे सभी वर्क करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, और वो लोग एम्प्लॉयमेंट बाहर से हायर करते हैं। जैसे हमारे इंडिया वाले बाहर जाते हैं क्योंकि उन लोगों को वहां पे खुद का एम्प्लॉयमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड में इंटरेस्ट है। इसलिए आप देखो वहां पे मैक्सिमम सोल ट्रेडिंग कंसर्न मोस्टली कॉमन विदेश में पाया जाता है। आप देखो वहां 18 साल का बच्चा हुआ नहीं कि बोलते जाओ खुद का कुछ लगा, तो वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, और वहां पे इसलिए बिजनेस इतना फल फूल रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग रोजगार के पीछे पड़े, वो लोग रोजगार देने के पीछे पड़े, बस यही अंतर है। इसकी वजह से हम लोग पीछे, हम लोगों को लगता भाई 40-50 रुपए की गवर्नमेंट जॉब लग गई, मेरा लाइफ सिक्योर, तो मेरी फैमिली भी सिक्योर। वो लोग ऐसे मानते ही नहीं, वो लोग बोलते कि हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि हम लोग लोगों को रोजगार देंगे। और इसलिए आप देखो मेट्रो फॉरेन कंट्री में, डेवलप कंट्री में हाल यहां तक आ गया है कि उनके पास एम्प्लॉइज नहीं है, वो बाहर से हायर कर रहे हैं, क्योंकि सभी को प्रिंसिपल कौन से बेस पर करना है, उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर करना है। तो ऐसे गवर्नमेंट कुछ फ्रेमवर्क करे, रूल्स करे। हर कोई गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि हम लोग रोजगार देंगे, रोजगार। अबे रोजगार किसको चाहिए? बिजनेस बढ़ाओ, खत्म करो। आज जब बच्चा व्यापार, जब 15-15, 20-20 साल का बच्चा अगर बिजनेस करने लगेगा तो आत्मनिर्भर भारत अपने आप बनेगा, क्योंकि इनोवेशन अपने आप आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप होगी, ट्रेडिंग अपने आप होगी, एड टू ट्रेड खुद ही चलेगा, सब लोग सर्विस देंगे ना। तो इस तरीके से कुछ फ्रेमवर्क करना चाहिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, उसी प्रिंसिपल पर चलती है कि लोगों को एटलीस्ट आत्मनिर्भर बनाना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है, तो लोग रोजगार खोले, छोटे से छोटा टपड़ी खोल के भी गरीब वर्ग अपना खुद का कुछ करे। और इसलिए उनको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स देती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। समझा? आज कमर्शियल बैंक की मस्ती जो उड़ी हुई है वो इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि उनको पता है कोऑपरेटिव बैंक के अगर अपन लोन नहीं दिए तो कोऑपरेटिव बैंक से ले लेगा वो, और कोऑपरेटिव बैंक से कंपैरेटिवली जल्दी लोन अप्रूव होता है एज पर कमर्शियल बैंक से। यहां पे लीगल फॉर्मेलिटी भी कम होती है, और ये लोग क्या, ये अपनापन दिखाती है, 19-20 रहा मान लेती है, 19-20 मान लेती है। जैसे अभी आपने कोई गोल्ड लोन लिया होगा या कोई आपने लोन लिया होगा कोऑपरेटिव बैंक से, वो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अगर वो एक्सपायर हो गया है लोन, तो आपको ऐसे नहीं करती कि फाइन के वो फाइन चाहिए, वो आपको समझती है और वो बोलती है कि अगले महीने कर देना या अगले महीने कर देना, जिससे उनको मॉनिटरी नुकसान नहीं है, तो वो लीगल फॉर्मेलिटी रुका भी सकती है। ये फीलिंग ऑफ ये अपनी बैंक है, समझो। कमा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है ना, जैसे एग्जांपल अभी कमाती है, क्योंकि प्रॉफिट तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना, प्रॉफिट इज, हाँ, अपने लेवल पे ग्रोथ होता है, बस फर्क इतना है धीरे ग्रोथ होता है। और यहाँ पे मेंबरशिप कैसे मिलती है? बाय परचेजिंग शेयर्स। तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना शेयर्स खरीद कर, लेकिन यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट होता है। तो अगर आपको लोन चाहिए तो आपको पहले मेंबर बनना पड़ता है, शेयर खरीदना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि यह कोऑपरेटिव बैंक अपने से मेंबर्स को लोन देती है, किसी और को नहीं। यानी ये सर्विस अपने मेंबर को देती है, बस मेंबरशिप लो और फिर आप मालक बन गए तो आप भी इस सर्विस का बेनिफिट लो इस बैंक का। ओनली लोन के लिए, क्योंकि डिपॉजिट तो पब्लिक से करती है ना वो, लेकिन लोन देती है अपने कस्टमर को, अपने मेंबर्स को यहाँ पे। तो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मेंबरशिप जरूरी है, आपको मेंबर के लिए परचेज करना पड़ेगा शेयर। अब भले 1 खरीदो या 2 खरीदो चलेगा, कोई इशू नहीं। लॉकर वगैरह वगैरह, आपको जो भी फैसिलिटी कस्टमर को मिलती है यहाँ पे मेंबर को मिलती है, वो मेंबरशिप लेनी पड़ती है। यस, नहीं मिलेगी। ओके,
यहाँ की सुविधाएं सिर्फ मेंबरशिप लेने पे मिलेगी। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट यही है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइडिंग करने के लिए आई है, रेंडर सर्विस अपने मेंबर्स को, ना कि पब्लिक को, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जब वही कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग एक्टिविटी चलाएगी, बैंकिंग, एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग, ग्रांटिंग लोन्स एंड सेकेंडरी ऑल फंक्शंस, तो उसी को बोलेंगे कोऑपरेटिव बैंक। समझा आपको क्लियर? पक्का? अब कोऑपरेटिव बैंक 3 लेवल पे पाई जाती है। पहली आती है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। अब ये बैंक नहीं होती है, ये आपस में कुछ गठबंधन लोग मिलकर विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे वो लोग मेंबरशिप लेकर लोन देते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसी को बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। लेकिन रजिस्टर होती है इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर। अब इसको क्या, इसको एग्जांपल दूं मैं आपको। एग्जांपल अभी क्या हुआ, सपोज गांव में सपोज ये 15-20 लोग रहते होंगे आपस में, साहिल, कृष्णा, दक्ष, दिवेश, प्रथम, अमित, मनीष और धीरज, ये 7-8 लोग रहते हैं गांव में। अब गांव में उन्होंने क्या सोचा कि यार हमारी जितनी भी पैसे आ रही, आमदनी रोज हर वो हो रही है, यूज हो जा रही है, तो क्या किया उन्होंने, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट। और उसके अंदर रजिस्टर करने के बाद इन सब ने क्या किया, मंथली एक अमाउंट फिक्स किया कि हम लोग इतना सेव करेंगे। और किसी भी हम में से किसी मेंबर्स में अगर किसी को लोन की जरूरत है तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहीं से उठाएगा, बजाय कई बैंक के पास जाते हुए। तो ऐसे 15-20-50 लोगों की टीम ने पहले एक मेंबरशिप लिया, फिर और बढ़ते गए। अब इसमें देवेश की शादी आ गई, अज्यूम करो। अब देवेश शादी में पैसा लगता है, गांव या शहर हो, पैसा तो लगता ही है भैया शादी में, बराबर कि नहीं? अब देवेश को पैसों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है। अब वो बाहर से लोन ले, वो जो 3-4 मेंबर की कमिटी है, जैसे कंपनी डायरेक्टर चाहते हैं डायरेक्टर, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी या बैंक हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कमिटी चलाती है। कौन चलाती है? अब वहां पे 3 लोग मुख्य थे, साहिल, कृष्णा और दक्ष। ये 3 लोगों को मुख्य कमिटी बिठाया गया कि भाई तुम लोग पूरी देखरेख करोगे, कोऑपरेटिव कैसे चलानी है सोसाइटी को तुम देखोगे। अब वो देवेश ने अप्लाई किया कि भाई मेरे को 2 लाख का लोन चाहिए, तो वो बाहर से लोन लेता तो उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, तो उसने क्या किया, अपने ही सोसाइटी से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन उठा दिया। अब वो लोन का बेनिफिट क्या है कि इंटरेस्ट जो बढ़ेगा वो प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट उसको भी कमाई मिलेगी, वापस थोड़ा पैसा उनको वापस आ जाएगा। और जो बाहर है उसको 12% साल का ब्याज नहीं बढ़ता, यहाँ पे 7%, 6%, अपने ही सोसाइटी से लोन लेना। तो ऐसे, और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है होना, ये वो कंपलसरी नहीं है, बस आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर होना। तो जो लोकल लेवल पे, यानी जो विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे सोसाइटी चलती है एज ए बैंक बनकर, जो क्रेडिट देती है, फाइनेंस लोन, एज अ शॉर्ट टर्म लोन या जो भी लोन देते होगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। क्लियर? दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक होती है ये। जैसे अभी देखो अकोला जनता कोऑपरेटिव बैंक, ये पूरे अकोला के लिए है डिवीजन। यहाँ पे जो आजू बाजू वाले खेड़े वाले लोग हैं, ये भी इसका सुविधा लेते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसोसिएट होती है बैंक, कोऑपरेटिव बैंक बन के आती है, जो फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन के लिए आई है, जिसका मेन मोटिव प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट अर्निंग प्रॉफिट, तो उसको अपन बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। समझा आपको? क्लियर? फिर आती है स्टेट लेवल, इससे ऊपर जा सकती नहीं है। इसलिए कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ये भी एक फर्क है कि कोई भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी, वो मैक्सिमम स्टेट लेवल का सकती है। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसका बेनिफिट कोई लेगा भी नहीं ना। जैसे एग्जाम्पल, ये भी स्टेट लेवल बोलने की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जाता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल अभी सिंपल है, मैं अकोला में रहता हूं, अब कोऑपरेटिव बैंक में शेयर परचेस क्यों करते हैं? ताकि हमको सर्विस चाहिए बस, क्योंकि यहाँ कमाने के लिए तो आना चाहते नहीं, क्योंकि डिविडेंड पे रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे उल्टा। आपको मालूम है डिविडेंड पे यहाँ पे मन मुताबिक कितना भी डिविडेंड नहीं दे सकती है वो अपने शेयरहोल्डर्स को।
तो अब सिंपल है, अब मैं कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का शेयर कब खरीदूंगा, जब मेरे को सर्विस चाहिए, और सर्विस भी मैं अपनी लोकल लेवल खरीदूंगा ना। अब सिंपल है, अगर नागपुर में कोई कोऑपरेटिव बैंक होंगी और अकोला में होंगी, तो मैं लोन किससे लूंगा, अकोला की बैंक से कि नागपुर की बैंक से। तो अगर मुझे लोन लेना होगा तो मेंबर बनना पड़ेगा पहले, तो मैं शेयर किसका परचेज करूंगा, तो सभी यही मेंटेन रखेंगे, तो लेवल अप इंक्रीज कैसे होगा। तो इसलिए ये कभी नेशनल लेवल जाती नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट का एक्ट और सेंट्रल का एक्ट डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट अलग है और इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट अलग है। पहले इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट था, लेकिन वो उसमें क्या हुआ था, लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन दिखा के धंधा चालू करके बैठे थे, तो उतना सेंट्रल को, उतना पूरे देश की कोऑपरेटिव बैंक को देखरेख करना हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने स्टेट को अथॉरिटी दी कि अपनी अपनी स्टेट सारी संभालो, कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मकसद से आया है वो तो फुलफिल होना चाहिए। आप दिखा रहे हो कि हम प्रोवाइडिंग सर्विस दे रहे हो, यहीं पीछे धंधा खोल के बैठे हो, दिखा रहे हो 8% से इंटरेस्ट ले रहे मेंबर्स को, यहीं मेंबर को बोल रहे 18 देंगे तो लोन दूंगा। तो स्मॉल विलेजर्स जो है वो तो बेचारे लोन के लिए 18 या 20 दे देंगे तुमको, क्योंकि वो तो पहले के होते ही नहीं थे, तो वो तो फ्रॉड हो रहा था। तो इसलिए कोऑपरेटिव के नाम पे धंधा खोल के बैठे थे। अब जो पर्पस था वो सर्व नहीं होता प्रॉपर, तो इसलिए फिर हुआ क्या, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अपनी अपनी स्टेट संभालो खुद ही, और इसलिए हर एक ने अपना अपना एक्ट खोला फिर, और उस सारे एक्ट को कोऑपरेटिव एक्ट खोलकर स्टेट लेवल पे सारी अपनी अपनी स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो भी कोऑपरेटिव के नाम से खोली गई है वो उनको संभाला, ताकि पर्पस सब हो, क्या हो। और इसका पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज नॉट अर्निंग, इसलिए स्टेट लेवल पे अपेक्स होती है बस, ये नेशनल लेवल पे जाती नहीं है। ऐसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है एक, जो पूरे महाराष्ट्र लेवल तक फैली हुई है, इसकी कई सारी ब्रांचेस है। हाँ बोलो। एयू, ये कौन बोला नेशनल लेवल पे? देखो पॉसिबल ही नहीं है, पूछो क्यों। देखो इंडिया के अंदर स्टेट वाइज स्टेट सबके अलग अलग एक्ट है, तो रेगुलेशन अलग अलग ही होंगी, क्योंकि गुजरात में अगर आप स्टेट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव खोलोगे तो उसको गुजरात गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी पूरा, महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी कंट्रोल, तो नेशनलाइज लेवल पे तो बनता ही नहीं है। मैक्सिमम महाराष्ट्र लेवल तो स्टेट लेवल पे होगी। ये अपेक्स लेवल है, क्योंकि कोऑपरेटिव एक्ट ए बॉयज कोई अगर डिस्कस करता है मुझसे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बातें करोगे, बैंक ऑफ, तो ये कोऑपरेटिव बैंक है क्या? स्टेट लेवल पे होंगी ना, स्टेट लेवल चलता है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे नहीं होती है। देखो सिंपल है, ध्यान दो। अब देखो एक बात बताओ, देखो इसका नेशनलाइज ग्रोथ होना पॉसिबल ही नहीं है। पूछो क्यों? बहुत रेयरली होता है। उसका रीजन बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां पे 1 मेंबर 1 वोट है, 1 मेंबर। तो अगर मैं 50,000 रुपए की शेयर खरीदूं और ये 500 का एक शेयर खरीदे, दोनों का इक्वल वोटिंग राइट्स है, तो मैं क्या सोचूंगा कि 500 में उसका काम चल रहा है, मैं 50 दे रहा हूं, फिर भी मेरे को उतना ही मिल रहा पावर, जान दो मैं भी 500 देता। तो ऐसे लोगों की मेंटलिटी करते करते ना वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाती जितनी कंपनी कर पाती है। आपको सुना रहा कुछ तुमको? तो इसलिए मेरे हिसाब से ये स्टेट लेवल के ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का यहाँ पे मेंटलिटी क्या है, भाई सर्विस चाहिए, एक शेयर में काम चल जाएगा, तो एक खरीदो 10 खरीदो, वोटिंग राइट्स उतनी मिलनी है, पावर उतना ही है, फिर डिविडेंड भी रेस्ट्रिक्शन है, कमाने के लिए तो आए नहीं यहाँ पे, क्योंकि कमाने के लिए तो कोऑपरेटिव बैंक बोलती जाओ कंपनी में लगाओ पैसे। नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ, कोऑपरेटिव कोई भी सोसाइटी हो, बैंक हो, स्टोर हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वन प्रिंसिपल का होता है, 1 मेंबर 1 वोट।
हाँ लेकिन रेस्ट्रिक्शन है, परसेंटेज में रेस्ट्रिक्शन है। खैरे देखो पता है क्यों नहीं आता, देखो खैरे यश खैरे और तू आशीष खैरे। आपको पता है आपको क्यों नहीं आता है बेटा कुछ भी? क्योंकि जब यहां पढ़ाया था ना तुम आपस की बातें करते हो। अभी वो क्वेश्चनिंग क्या कर रहे हैं बता तो जरा आशीष, इधर आ, झापड़ा से मैं इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। क्या बोला उसने क्वेश्चन? क्यों? ओके तो ये स्टेट लेवल वाइज अपेक्स होती है, क्लियर पिक्चर? देखो लिखा हुआ है दिस बैंक्स आर अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक एट इन द स्टेट ऑफ द कंट्री, दे मोबिलाइज द फंड इन डिफरेंट सेक्टर। डिफरेंट सेक्टर यानी क्या? पब्लिक इंडस्ट्री सेक्टर में हो सकता है और कॉमर्स में भी, यानी इन शॉर्ट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव बैंक चलती है एक ही प्रिंसिपल से, फिलिंग ऑफ कॉर्पोरेशन एंड प्रोवाइडिंग रेंडर सर्विसेज नॉट अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन किसको रेंडर सर्विसेज? ओनली इट्स मेंबर्स, ओनली टू इट्स मेंबर्स। हाँ बोलिए। मेंबर देखिए सुनो, अब देखिए कैसा होता है, कोऑपरेटिव बैंक एक लिमिटेड फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और दूसरी बात इसका यही एक ड्रॉबैक है, इट इज रीच एट स्टेट लेवल। हमको चाहिए नेशनलाइज बैंक के, क्या चाहिए? स्कीम तो नेशनलाइज बैंक देंगे। अब जैसे तुमको अमेजॉन में शॉपिंग करनी है तो अमेजॉन वाला हर दिवाली सीजन बोलता है एसबीआई में, एसबीआई से 15% ऑफ। तो ये सुविधाएं इस लेवल पे नहीं मिलती है, आपको समझा रहा? तो जो नेशनलाइज बैंक होती है ना वो सेंट्रल बैंक बन के कर सकती है, कमर्शियल बैंक बन के कर सकती है, स्टेट लेवल नहीं चलती है। और ये लोग इतनी स्कीम देती नहीं है क्योंकि इनका मेन मोटिव कस्टमर से थोड़ी ना है, इनका मोटिव है कि वीकर सेक्शन को डेवलप करना, गरीब स्लम एरिया जो है उनको डेवलप करना। तो जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। समझा आपको? क्लियर? कोई बन सकता है, कोई भी, कोई यहाँ पे जाति धर्म नहीं देखा जाता है, क्लियर? कोई भी बैंक का कोई भी मेंबरशिप बन सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ बोलिए। जैसे कंपनी के अगर शेयर परचेस करो तो उस पे हमको टैक्स नहीं भरनी पड़ती, इसमें भी ऐसे ही रहता था? इसके शेयर हमको डेफिनेटली टैक्स फ्री होता है सबके लिए, इंडियन कंपनी कोई भी करो टैक्स फ्री होता है। हाँ बोलिए। हाँ डिविडेंड जो कितना प्रॉफिट हुआ ना, इसका रेट ऑफ डिविडेंड जो एनुअल है वो कमिटी को रेस्ट्रिक्शन होता है कि 12% 15% से ऊपर नहीं दे सकते, फिक्स है, फ्लक्चुएट रहता है, कम चलता है, उससे ऊपर नहीं। हाँ और हर साल के प्रॉफिट का 25% कंपल्सरी रिजर्व रखना पड़ता है, रिटेन। हाँ कंपल्सरी, चाहे बोलो चाहे नहीं बोले। ये मैं तुमको इतना सा भाषण क्यों दे रहा हूं? अगले साल अगर तुम मेरे पास पढ़ने आओगे तो अगले साल तुमको बीकॉम बीबीए में फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अभी आपने पार्टनरशिप का किया ना, अगले साल कोऑपरेटिव का है, तो वहां पे 25% ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व करना ही पड़ता है। क्लियर पिक्चर? इसके अलावा अगले साल फिर कंपनी का फाइनल अकाउंट सीखने को मिलता है। ऐसे हर साल वेरिएशन अकाउंटिंग के अंदर, हाई लेवल अकाउंटिंग में। क्लियर? चलिए बाकी कल देखते हैं। नाइस, टेक केयर। अब फटाफट रिलीफ होंगे, नीचे बैच खड़ी है।